हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंडिफरेंस कर्व उदासीनता वक्र को समझेंगे। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि उदासीनता अनुसूची क्या होता है, उदासीनता मानचित्र क्या होता है और उदासीनता वक्र का क्या क्या गुण है और इसके क्या क्या मान्यताएं हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। मैं हूं प्रिया और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इकोनॉमिक्स अड्डा विद प्रिया में। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप न्यू होंगे मेरे चैनल में तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। यूटिलिटी एनालिसिस। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग यूटिलिटी के बारे में समझे थे कि यूटिलिटी क्या होता है, टीयू और एमयू क्या होता है और ये दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को समझे थे, यानी कि घटती सीमांत उपयोगिता नियम के बारे में, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और हम लोग देखे थे कि अगर कोई उपभोक्ता एक वस्तु का इस्तेमाल करता है तो अपना वो संतुलन का स्थिति में कैसे होगा और कब होगा। इसके अलावा हम लोग देखे थे कि अगर कोई उपभोक्ता दो या दो से अधिक वस्तु का इस्तेमाल करता है तब इस केस में उपभोक्ता संतुलन का स्थिति में कब होगा। तो अगर आप लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो इसके पहले वाले लेक्चर्स को जरूर देख लीजिएगा। आज हम लोग ऑर्डिनल अप्रोच स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग इंडिफरेंस शेड्यूल और इंडिफरेंस कर्व को समझेंगे। ऑर्डिनल अप्रोच और कार्डिनल अप्रोच में बहुत ज्यादा अंतर है। कार्डिनल अप्रोच में क्या होता है कि हम लोग नंबर्स में यूटिलिटी को मेजर करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। और ऑर्डिनल अप्रोच में हम लोग वस्तु का रैंकिंग करते हैं, जैसे कि एप्पल है और एक तरफ हमारा मैंगो है। अगर आपको एप्पल अच्छा लगा है तो एप्पल को आप फर्स्ट रैंक दीजिएगा, उसके बाद मैंगो को सेकंड रैंक दीजिएगा। तो ऑर्डिनल अप्रोच में हम लोग रैंकिंग देते हैं, जो वस्तु हमें ज्यादा संतुष्टि दे रहा है उसको हम लोग पहला रैंक देंगे और जो वस्तु हमको उससे कम संतुष्टि दे रहा है उसको दूसरा रैंक देंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग ऑर्डिनल अप्रोच से रिलेटेड इंडिफरेंस शेड्यूल, इंडिफरेंस कर्व को समझेंगे। तो यहाँ पे है इंडिफरेंस शेड्यूल एंड इंडिफरेंस कर्व, उदासीनता अनुसूची और उदासीनता वक्र। हम लोग इसका डेफिनेशन समझने से पहले इस टेबल की मदद से थोड़ा समझेंगे कि उदासीनता अनुसूची और उदासीनता वक्र क्या होता है। तो यहाँ एक टेबल बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन। यहाँ पे आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिखाया गया है ABCDEF तक। दूसरे साइड में है गुड्स Y और गुड्स X। यहाँ पे पहला कॉम्बिनेशन है कॉम्बिनेशन A। इसमें 35 यूनिट है गुड्स Y का और 5 यूनिट है गुड्स X का। दूसरा कॉम्बिनेशन है हमारा कॉम्बिनेशन B। इसमें 25 यूनिट है गुड्स Y का और 10 यूनिट है गुड्स X का। उसी तरह हमारा डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। लास्ट हमारा कॉम्बिनेशन है कॉम्बिनेशन F। इसमें 5 यूनिट है गुड्स Y का और 30 यूनिट है गुड्स X का। तो इस टेबल में ये बताया जा रहा है कि आप कोई भी कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कीजिए। मान लीजिए कि आप कॉम्बिनेशन A का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें 35 यूनिट है वस्तु Y का और 5 यूनिट है वस्तु X का। तो इससे मिलने वाला जो संतुष्टि है वो बराबर होगा यहाँ पे दिया हुआ कोई भी कॉम्बिनेशन से। यानी कॉम्बिनेशन A का इस्तेमाल करने पे जो आपको संतुष्टि प्राप्त होता है वही संतुष्टि आपको कॉम्बिनेशन D का इस्तेमाल करने पे होगा और वही संतुष्टि आपको कॉम्बिनेशन F का इस्तेमाल करने से होगा। यहाँ पर हर एक कॉम्बिनेशन में वस्तु का जो संख्या है वो अलग है, लेकिन इससे मिलने वाला जो संतुष्टि होगा वो एक बराबर होगा। कॉम्बिनेशन A से भी हमें उतना ही संतुष्टि मिलेगा जितना कि कॉम्बिनेशन C से हमें मिल रहा है। तो इस शेड्यूल को हम लोग उदासीनता अनुसूची यानी इंडिफरेंस शेड्यूल कहेंगे। तो इसका डेफिनेशन है उदासीनता अनुसूची एक ऐसा अनुसूची है जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोजनों को दर्शाता है जिनके बीच एक उपभोक्ता उदासीन है, अर्थात वह इन संयोजनों को समान रूप से पसंद करता है। उदासीनता अनुसूची वस्तुओं के इन संयोजनों को दर्शाता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। यानी उदासीनता अनुसूची एक अनुसूची है, इसमें हमने अलग अलग कॉम्बिनेशन को दर्शाया जाता है और अगर आप कोई भी कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कीजिएगा तो उससे मिलने वाला संतुष्टि एक बराबर होगा। अगर आप कॉम्बिनेशन A का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे मिलने वाला जो संतुष्टि है वो कॉम्बिनेशन F के बराबर में होगा। और इस अनुसूची की मदद से जब हम लोग ग्राफ बना लेते हैं तो इस ग्राफ को हम लोग उदासीनता वक्र यानी इंडिफरेंस कर्व कहेंगे। तो उदासीनता वक्र कुछ नहीं, उदासीनता अनुसूची को जब आप रेखा चित्र में प्रदर्शित कर लेते हैं
तो इसी को हम लोग उदासीनता वक्र कहते हैं। तो उसका डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, उदासीनता अनुसूची के चित्र में प्रतिनिधित्व को उदासीनता वक्र के रूप में जाना जाता है। यानी जो उदासीनता अनुसूची था, इसको जब आप लोग ग्राफ के रूप में प्रेजेंट कर दिए तो इसी ग्राफ को हम लोग उदासीनता वक्र यानी इंडिफरेंस कर्व कहेंगे। आगे है इंडिफरेंस मैप, उदासीनता मानचित्र। यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ में अलग अलग बहुत सारा इंडिफरेंस कर्व दिया हुआ है यानी उदासीनता वक्र बना हुआ है। तो एक ऐसा ग्राफ जिसमें अलग अलग एक साथ उदासीनता वक्र बनाया गया हो, उसी को हम लोग इंडिफरेंस मैप, उदासीनता मानचित्र कहते हैं। इसका डेफिनेशन है, यदि भिन्न भिन्न संतुष्टि स्तरों को बताने वाली विभिन्न उदासीनता वक्रों को एक साथ प्रदर्शित किया जाए तो उसे उदासीनता मानचित्र कहते हैं। तो यहाँ पे एक ग्राफ है जिसमें विभिन्न उदासीनता वक्रों को प्रदर्शित किया गया है, तो इसी को हम लोग उदासीनता मानचित्र कहेंगे। इसमें ध्यान देने वाला एक बात है कि जो उदासीनता वक्र सबसे ऊपर में बनेगा वही उदासीनता वक्र उपभोक्ता को सबसे ज्यादा संतुष्टि प्रदान करेगा। आगे है एजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व, उदासीनता वक्र की मान्यताएं। यानी उदासीनता वक्र को क्रियाशील बनाने के लिए हम लोगों को कुछ बातों को मान के चलना पड़ेगा। तो इसमें पहला बात है रैशनल ह्यूमन, तर्कसंगत इंसान। यानी उपभोक्ता एक तर्कसंगत इंसान होगा, वो हमें बताएगा कि उसे कौन सा वस्तु ज्यादा अच्छा लग रहा है और कौन सा वस्तु उसे कम पसंद आ रहा है। दूसरा है टू कमोडिटीज, दो वस्तुएं। उदासीनता वक्र जब भी हम लोग निकालते हैं तो हम लोग दो वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, एक वस्तु के इस्तेमाल से उदासीनता वक्र नहीं निकलेगा। थर्ड है ऑर्डिनल यूटिलिटी, सामान्य उपयोगिता। इसमें हम लोग दो वस्तुओं का इस्तेमाल से मिलने वाला संतुष्टि को रैंक के टर्म में लिखते हैं, इसलिए हम लोग इसको ऑर्डिनल यूटिलिटी बोलते हैं। और आखिरी है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन की सीमांत दर में कमी। इसको इस टेबल से समझिएगा, यहाँ पे जो गुड्स y है वो यहाँ पे कम होते चला जा रहा है, मतलब गुड्स y का प्रतिस्थापन होते चला जा रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि गुड्स y में कितना का बदलाव हुआ, तो 35 से 25 हुआ यानी कि 10 का बदलाव आ रहा है। फिर 25 से 18 यानी कि यहाँ 7 का बदलाव आ रहा है। उसके बाद फिर 5 का, देन अगेन 5 का, और लास्ट में यहाँ पे 3 का बदलाव आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो वस्तु का प्रतिस्थापन होते जा रहा है उसका प्रतिस्थापन का जो सीमांत दर है वो कम होते चला जा रहा है। और आखिरी पॉइंट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, उदासीनता वक्र के गुण। उदासीनता वक्र का क्या क्या गुण है, तो पहला है एक उदासीनता वक्र की ढलान नीचे दाईं ओर होती है। अगर आप इस उदासीनता वक्र पे गौर करेंगे तो उदासीनता वक्र का जो ढलान है वो नीचे की ओर होता है और दाईं ओर होता है। दाईं ओर कैसे निकालते हैं, तो आप बीच से यहाँ पे लाइन खींच दीजिए, इस साइड राइट हो जाएगा और इस साइड लेफ्ट, यानी दाईं ओर और बाईं ओर। तो आप खुद देखिए उदासीनता वक्र का जो ढलान है वो धीरे धीरे दाईं ओर चलते चला जा रहा है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि उदासीनता वक्र का ढलान नीचे की ओर होता है और दाईं ओर होता है। आगे है एक उदासीनता वक्र हमेशा मूल के उत्तल होता है, यानी उदासीनता वक्र ओरिजिन से इस तरह कन्वेक्स शेप का होता है। थर्ड नंबर में है या दोनों अक्षों को कभी नहीं छूता है, यानी उदासीनता वक्र ना ही एक्स एक्सिस को टच करता है और ना ही वाई एक्सिस को टच करेगा। और आखिरी है उदासीनता वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटता है। जब आप उदासीनता मानचित्र बनाइएगा तो आप देखेंगे कि अलग अलग उदासीनता वक्र बना हुआ होगा लेकिन वो एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा। तो ये सारा गुण था उदासीनता वक्र का। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। प्रीवियस वीडियो का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था, इन सिंगल कमोडिटी कंजम्पशन अ कंज्यूमर अटेन्स इक्विलिब्रियम एट सच लेवल वेयर। एकल वस्तु उपयोग में एक उपभोक्ता ऐसे स्तर पर संतुलन प्राप्त करता है जहां TU बराबर MU, MUX बराबर PX, MUX डिवाइडेड बाई PX बराबर MUY डिवाइडेड बाई PY, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी MUX बराबर PX है। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने इसका सही आंसर दिया। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस शेड्यूल इज नोन एज डैश। उदासीनता अनुसूची के चित्र में प्रतिनिधित्व को डैश के रूप में जाना जाता है। इंडिफरेंस शेड्यूल, इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस मैप, नन ऑफ दीज।
उदासीनता अनुसूची, उदासीनता वक्र, उदासीनता मानचित्र, इनमें से कोई नहीं। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बजट सेट को समझेंगे। उम्मीद है कि ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप मेरे से कनेक्टेड रहना चाहते हैं और वीडियोस से रिलेटेड रेगुलर अपडेट लेना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।